Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with हिस्टोरिकल एंड सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, जो सब्जेक्ट है हमारा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का। और इसके अंदर हम डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली जो डिसेंट्रलाइजेशन है, विकेंद्रीकरण है, वो है क्या। तो डिसेंट्रलाइजेशन को क्लियर करने के लिए सबसे पहले हमें सेंट्रलाइजेशन को क्लियर करना होगा कि सेंट्रलाइजेशन क्या है, उसके बाद हमें डिसेंट्रलाइजेशन क्लियर करना है। तो इस सब्जेक्ट का हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं और लास्ट टॉपिक्स जितने भी हमने क्लियर किए हैं आपको आई होप वो सारे समझ में आए होंगे अच्छे से। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर हिस्टोरिकल एंड सोशोलॉजिकल फाउंडेशन की प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस को देख सकते हैं। इसी तरीके से मैंने टीचिंग एंड लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग की भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप उन सब्जेक्ट्स की वीडियोस उनकी प्लेलिस्ट में जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज की वीडियो, जिसके अंदर हम देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण है क्या। सबसे पहले हम देखेंगे केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसके अंदर है संगठन की एक विवादास्पद समस्या ये है, मतलब इसमें एक ऐसा विवाद है, एक ऐसी समस्या है कि क्या इसे केंद्रीकृत या विकेंद्रीकृत होना चाहिए। मतलब अगर कोई भी संगठन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको केंद्रीकृत होना चाहिए, मतलब सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए या डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। इस प्रकार केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण का मुद्दा एक संगठन के वरिष्ठ और अधीनस्थ अधिकारियों के बीच, मुख्यालयों और क्षेत्रीय अधिकारियों के बीच, प्रधान कार्यालय और संगठन के घटक भागों के बीच तथा आधिकारिक और गैर सरकारी तत्वों के बीच उठता है। मतलब जितने भी टाइप के संगठन होते हैं, किसी भी टाइप का संगठन है, किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, कोई भी ऑफिस है, कोई भी कार्यालय है, किसी भी तरीके का कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई भी संगठन है, तो उनके बीच में सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि वो संस्था या वो संगठन जो है वो सेंट्रलाइज्ड वे में चलेगा या डिसेंट्रलाइज्ड वे में, यानी कि केंद्रीकरण होगा या विकेंद्रीकरण होगा। तो आगे हम देखेंगे इसके अंदर खास तौर पर एक संगठन को केंद्रीकरण कहा जाता है, क्योंकि कोई भी एक संगठन है, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको चलाने के लिए, कोई भी एक सिस्टम है उसको चलाने के लिए केंद्रीकरण होना चाहिए, सबसे पहले सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए कि कोई भी एक पर्सन है या कोई भी एक मैनेजमेंट है जो वहां से सबको अपने तरीके से एक एक काम दे रहा है और दूसरे जो एम्प्लॉयज हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं, या कोई भी ऑफिसर्स हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं अपने तरीके से। तो मतलब एक होता है जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अपने तरीके से हर चीज को हैंडल करती है। इसी तरीके से किसी भी ऑफिस में, किसी भी एनजीओ में, किसी भी स्कूल में, किसी भी जगह पर, किसी भी ऐसे ऑफिस में, कार्यालय में, किसी भी संगठन में सेंट्रलाइज्ड जो कोई भी कार्य है वो सेंट्रलाइज्ड वे में होना चाहिए, मतलब वहां पर सेंट्रलाइजेशन यानी कि केंद्रीकरण होना चाहिए। वैसे वो इसी तरीके से चलते हैं। खास तौर पर एक संगठन की संगठन को क्या कहा जाता है, केंद्रीयकरण कहा जाता है अगर निर्णय लेने की अधिक से अधिक शक्ति शीर्ष स्तर पर निहित होती है, ताकि लोगों को संगठन के प्रमुख या निर्णय के लिए तत्काल अधीनस्थों को सबसे अधिक समस्या मिलनी है। एक विकेंद्रीकरण संगठन दूसरी तरफ ऐसा है, मतलब जो केंद्रीकरण है उसमें तो कोई एक ही इसमें निर्णय लेता है एक तरीके से, और जो विकेंद्रीकरण है, एक विकेंद्रीकरण संगठन दूसरी तरफ एक ऐसा है जिसके निचले स्तर के मामलों को तय करने के लिए अनुमति दी जाती है। मतलब जो विकेंद्रीकरण है, बेसिकली जो केंद्रीकरण है वहां पर एक टॉप लेवल पे कोई एक ऑफिसर है या कोई भी है, वो आपको हर चीज के बारे में, मान लीजिए कोई टीचर है और उसको एक प्रोजेक्ट देना है। एज एन एग्जाम्पल हम देखेंगे, एक टीचर है, उसको एक प्रोजेक्ट देना है और वो सबको डिसेंट्रलाइज्ड वे में अगर दे रहा है कि आपको प्रोजेक्ट दे दिया गया, आप किसी भी तरीके से कुछ भी करके आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, तो वो क्या होगा कि लोग आपस में कोऑर्डिनेट उतना अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे और उसका कबाड़ा बन जाएगा। लेकिन जो सेंट्रलाइजेशन होता है यानी कि केंद्रीकरण होता है, केंद्रीकरण में क्या होता है कि किसी एक के हाथ में पावर होती है और वो अपने तरीके से सबको ये कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, उसके हिसाब से हैंडल करने के लिए देता है, सबको एक तरीके से अपना 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 काम सबको बता देता है।
तो ये होता है सेंट्रलाइजेशन, और इससे कोई भी कार्यालय, कोई भी मुख्यालय होता है, कोई भी संगठन होता है, वो बहुत अच्छी तरीके से चलता है, यानी केंद्रीकरण के द्वारा। लेकिन इसमें एक नेगेटिविटी भी है कि ये सिर्फ एक पर्सन के हाथ में पावर रहती है। लोग आपस में कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन की तरह, जैसा कि डिसेंट्रलाइजेशन में होता है, उस तरीके से वो नहीं कर पाते काम को। आगे है केंद्रीकरण के पक्ष के तर्क और प्रभाव, मतलब आर्ग्यूमेंट्स एंड इन्फ्लुएंसेस इन फेवर ऑफ सेंट्रलाइजेशन। तो क्या क्या इसके पक्ष में है सेंट्रलाइजेशन के? आधुनिक समय में बढ़ता केंद्रीकरण प्रशासन, मतलब जो सेंट्रलाइजेशन, मतलब किसी एक के हाथ में पावर है, इस तरीके का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे प्रमुख प्रवृत्तियों से एक है, प्रवृत्तियों में से क्या है, एक है। ऐसे विकास के पक्ष में काम आने वाले कई प्रभाव हैं। इसमें फर्स्ट है हमारा, त्वरित संचार के साधनों ने केंद्रीकरण संभव बना दिया है। कि विकेंद्रीकरण के पक्ष में, विकेंद्रीकरण का जो पक्ष है, इसमें एक कारक या तर्क के रूप में गायब हो गई है। सेकंड हम देखेंगे, व्यापक रूप से एक धारणा है, मतलब जो केंद्रीकरण है वो व्यापक रूप से एक धारणा है कि केंद्रीय पर्यवेक्षण, मतलब जो सुपरविजन होता है, केंद्रीय सुपरविजन या पर्यवेक्षण, विनियमन और नियंत्रण अर्थव्यवस्था और दक्षता के लिए करते हैं। इसलिए केंद्रीकरण असक्षमता, अपशिष्ट और भाई भतीजावाद इलाज है। नेक्स्ट हम देखेंगे विकेंद्रीकरण बेसिकली होता क्या है, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? विकेंद्रीकरण को बड़े पैमाने पर शिक्षा में प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में समर्थन दिया गया है। विकेंद्रीकरण को, शिक्षा के विकेंद्रीकरण, शिक्षा में विकेंद्रीकरण जो है, विकेंद्रीकरण से पता चलता है कि उन लोगों के स्थान को स्थानांतरित करने का अधिकार है, मतलब सबके स्थान को स्थानांतरित करने का अधिकार है। जिन लोगों के पास उच्च स्थान से निम्न स्थान तक जो भी स्थानांतरण है, मतलब स्थानांतरण का मतलब होता है ट्रांसफर करना। जिन लोगों के पास उच्च स्थान से निम्न स्थान पर, मतलब ऊपर अपर लेवल से लोअर लेवल तक क्या होता है, स्थानांतरण करने का प्राधिकार है, मतलब वो अपर लेवल से लोअर लेवल तक सबको बराबर देखते हैं और किसी भी चीज को ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला निकाय, उप जिला प्रशासनिक निकाय और स्कूल स्तर की संस्थाएं हैं। मतलब सब आपस में मिलजुल कर क्या करती हैं, कार्य करती हैं और आपस में ट्रांसफर कर सकती हैं किसी भी चीज को। विकेंद्रीकरण के माध्यम से शिक्षा प्रशासन बच्चों के लिए माता पिता, समुदाय के सदस्यों, प्रतिनिधियों, शिक्षकों और नागरिक समाज के लिए निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो लक्ष्य को अभिव्यक्ति, ज्ञान और पाठ्यक्रम से संबंधित फैसले, शिक्षण, सीखने की प्रक्रिया आदि के लिए महत्वपूर्ण है। आगे इसके अंदर विकेंद्रीकरण का इतिहास, यानी कि जो हिस्ट्री है डिसेंट्रलाइजेशन की, वो क्या है। 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली को आज़ादी के बाद राजनीतिक विकेंद्रीकरण के संदर्भ में पेश किया गया था। 100 या 150 गांवों वाले ब्लॉक स्तर को विकसित विकास प्रशासन की इकाई माना जाता था। कई सालों तक जिला एक केंद्र था, मतलब जो जिला था, डिस्ट्रिक्ट था, वो सिर्फ एक केंद्र था, एक सेंटर था, जहाँ के पूरे जिले में शिक्षा का संचालन किया जाता था, मतलब शिक्षा को चलाया जाता था, उसको संचालित किया जाता था। 1980 के पुनरुत्थान पंचायती राज ने शिक्षा के लिए कुछ लाभ उठाया, लेकिन बड़े पैमाने पर प्राधिकरण का विकेंद्रीकरण जिले के स्तरों से आगे नहीं बढ़ पाया, मतलब वो डिस्ट्रिक्ट से आगे नहीं बढ़ पाया। विकेंद्रीकरण जिले मतलब सेंट्रलाइज्ड जो जिला था, वहाँ से, उस डिस्ट्रिक्ट से आगे के स्तर तक नहीं बढ़ पाया, उसका स्तर जो है वो और ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ। आगे देखेंगे शिक्षा प्रशासन के विकेंद्रीकरण में कई शिक्षा दस्तावेजों में उल्लेख मिलता है, जैसा कि कोठारी आयोग, जैसा कि आपने पढ़ा ही है, कोठारी आयोग 1964 से 66, इसके लिए शिक्षा आयोग ने राष्ट्रीय प्रतिबद्धता दोहराई थी, जबकि स्थानीय ज्ञान और अनुभव, मतलब जो उनका एक्सपीरियंस था, स्थानीय ज्ञान, नॉलेज या फिर उनका अनुभव के लिए जगह बनाने के मामले में 70 के दशक के बाद विभिन्न राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे, यानी कि NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के जो उनकी दस्तावेज थी, डॉक्यूमेंट्स को पाठ्यक्रम में बुलाया गया था।
आगे हम देखेंगे विकेंद्रीकरण की विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसमें फर्स्ट है हमारा, यह गरीबों और गरीबों के कल्याण को बढ़ावा देने में मदद करता है, क्योंकि यह प्रासंगिक हो सकता है जब राज्यों को केंद्र द्वारा दिया गया अधिकार वास्तविक हो। सेकंड है हमारा इसके अंदर, विकेंद्रीकृत ढांचे व्यक्तियों और गैर सरकारी संगठनों यानी कि एनजीओज को शिक्षा के लिए मानव और वित्तीय योगदान बनाने के लिए भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। थर्ड है हमारा इसके अंदर, विकेंद्रीकरण शिक्षा के लिए अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने में मदद कर सकता है और इस तरह शिक्षा प्रणाली में दक्षता लाने में मदद कर सकता है। फोर्थ है हमारा इसके अंदर, यूएई के लक्ष्यों के लिए विशिष्ट संदर्भ के साथ विकेंद्रीकरण विभिन्न लक्ष्य समूहों की जरूरतों को पूरा करने के लिए शैक्षिक प्रावधान में विविधता को प्रोत्साहित करता है, मतलब डाइवर्सिटी को शैक्षिक प्रावधान में प्रोत्साहित करता है, एनकरेज करता है। नेक्स्ट देखेंगे विकेंद्रीकरण के लाभ यानी कि बेनिफिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसमें फर्स्ट है, शीर्ष अधिकारों का या उन पर बोझ को कम कर देता है डिसेंट्रलाइजेशन। सेकंड है विविधीकरण की सुविधा। थर्ड है हमारा इसके अंदर कार्यकारी विकास। फोर्थ है हमारा, यह प्रेरणा को बढ़ावा देता है। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर बेहतर नियंत्रण, मतलब ये अच्छी तरीके से नियंत्रित करता है हर चीज़ों को। सिक्स्थ है इसमें पर्यवेक्षण यानी कि सुपरविजन। और सेवन्थ है हमारा इसके अंदर त्वरित निर्णय बनाना। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर विकेंद्रीकरण की हानियां यानी कि डिसएडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। इसके अंदर फर्स्ट है हमारा, वर्दी नीतियों का पालन नहीं। सेकंड है हमारा इसके अंदर समन्वय की समस्या। थर्ड है हमारा इसके अंदर अधिक वित्तीय बोझ। फोर्थ है हमारा इसके अंदर योग्य कमियों की आवश्यकता। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन को क्लियर किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।